नमस्कार साथियों, मैं कर्तिका पब्लिकेशन का लेखक सिकवाल सर एक बार पुनः आपका न्यू कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साथियों भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए न्यू कैरियर एकेडमी ने जो कि प्रश्नोत्तरी जो शुरुआत की है मनोविज्ञान की, तो बिल्कुल हम दोनों मिलकर आज शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 3 में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो बिल्कुल साथियों मेरे साथ जुड़िएगा, आप और हम दोनों मिलकर उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 3 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपके मोबाइल की स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है कि विकासात्मक मनोविज्ञान, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। उसमें पहला ऑप्शन है क्या गर्भकाल में, क्या जन्म से, जीवन पर्यंत, और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था में। तो विकासात्मक मनोविज्ञान की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल साथियों, विकासात्मक मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन था? विकासात्मक मनोविज्ञान का जो जनक है वो जीन प्याजे है। कौन है? जीन प्याजे। और इस विकासात्मक मनोविज्ञान में जीन प्याजे ने एक बात बताई थी कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जन्म से मृत्यु पर्यंत मानव के विकास की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से यदि अपन देखते हैं तो गर्भकाल से शुरू हो जाता है, जन्म से भी शुरू हो जाता है, और कहाँ तक चलता है? जीवन पर्यंत। जब तक मनुष्य का इस लोक से उस लोक तक नहीं चला जाता तब तक उसके संपूर्ण विकास की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आंसर क्या है? से, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। किशोरावस्था होगा नहीं, जन्म से शुरू हो जाता ठीक है, लेकिन अंत क्या है कि जीवन पर्यंत, इसका मतलब ये भी नहीं है और गर्भकाल भी नहीं है। तो क्या होगा आंसर? जीवन पर्यंत। बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी है, कई भर्ती परीक्षाओं में ये सवाल पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से, क्या शब्द दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लिप्जिंग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई? कहने का तात्पर्य यह है कि जर्मनी का जो लिप्जिंग शहर है जहाँ मनोविज्ञान की विश्व की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई, वो उसका क्षेत्र क्या था, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत था, उसमें क्या किया जाता था? तो पहला ऑप्शन दिया औद्योगिक मनोविज्ञान क्षेत्र था उसका, दूसरा ऑप्शन है नैदानिक मनोविज्ञान क्षेत्र था, तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक मनोविज्ञान क्षेत्र था, और चौथा ऑप्शन है प्रायोगिक मनोविज्ञान क्या वो क्षेत्र था। तो बिल्कुल ये जो लिप्जिंग शहर है जहाँ पर 1879 में विश्व की मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। कौन सी? विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। कि प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की क्या है? प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। और ये प्रथम प्रयोगशाला जो स्थापित की गई थी, बिल्कुल यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन भी साथ में तैयार हो रहे हैं। इस प्रयोगशाला में जो पहला विषय मन की संरचना पढ़ाया गया, जिसका संबंध जो था वो किससे था? वो आपके प्रायोगिक मनोविज्ञान से था। जब ये प्रयोगशाला स्थापित हुई थी साथियों, तब इसको जिस नाम से इसको संबोधित किया गया, उस समय प्रारंभिक दौर पे विश्व की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का जो नामकरण था वो क्या था? साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के रूप में इसको पहचान मिली। लेकिन वर्तमान में इस प्रयोगशाला का एक नाम क्या रखा गया? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में इसको पहचान मिली हुई है। वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में इसको पहचान मिली हुई है। तो इस दृष्टि से और अपन देखते हैं तो इसमें कौन से कार्य होते थे? प्रायोगिक मनोविज्ञान के कार्य होते थे। इसका मतलब जो डी आंसर है वो क्या है? बिल्कुल सही है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस दूसरे क्वेश्चन में ये ऑप्शन क्यों गलत हुए? क्योंकि औद्योगिक मनोविज्ञान में जो कार्य होते हैं वो उद्योग धंधे, कल कारखानों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन होता है। इस दृष्टि से यहाँ ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या पूछा? लिप्जिंग शहर के नाम को लेकर पूछा गया, जिसका संबंध किससे? केवल प्रायोगिक मनोविज्ञान से, इसलिए आंसर ये हुआ। नैदानिक होगा नहीं, क्योंकि इसमें मानसिक रोगग्रस्त व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन होता है। और शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से है, जिसका जनक भी किसे माना गया? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को बताया
गया है। तो बिल्कुल आंसर जो होगा वो क्या होगा, प्रायोगिक मनोविज्ञान होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास में अध्ययन इस अवधि को ध्यान में रखकर किया गया। पहला ऑप्शन, गर्भाधान से किशोरावस्था, क्या जन्म से किशोरावस्था, जन्म से मरण, या गर्भाधान से मृत्यु। मानव के विकास का अध्ययन, यदि हम बात करते हैं मानव विकास का अध्ययन, और मानव विकास के अध्ययन की जब बात की जाती है तो विकासात्मक मनोविज्ञान से जोड़ा गया। इसको किससे जोड़ा गया, विकासात्मक मनोविज्ञान से जोड़ा गया। और विकासात्मक मनोविज्ञान का जो संबंध होता है साथियों, वो रहता है जन्म से, अर्थात गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत मानव के विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इस दृष्टि से जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, सत्य है। ये आंसर सही होगा। गर्भाधान से किशोरावस्था होगा नहीं। केवल गर्भाधान से किशोरावस्था के लिए यदि बात की जाए तो गर्भाधान से किशोरावस्था के लिए जो कथन कहा गया वो एकमात्र व्यक्ति था जो क्रो एंड क्रो ने एक कथन जरूर कहा कि मानव के विकास की क्रियाओं का अध्ययन जो होता है वो क्या होता है, वे वैज्ञानिक अध्ययन है जो कि गर्भाकाल के प्रारंभ से और किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक। तो यहाँ केवल परिभाषा जो दी थी वो केवल क्रो व क्रो ने दी थी, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि जन्म से किशोरावस्था हो गया नहीं और जन्म से मरण ये होगा नहीं, क्योंकि गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव की विकास की क्रियाओं का अध्ययन कहाँ होता है, मानव विकास में होता है। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को अध्ययन के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, एमपी टेट में ये सवाल पूछा हुआ है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निर्धारित समय की अवधि यानी निर्धारित समय कालखंड में, फिर क्या है, समान बच्चों के लिए, यानी कि जहाँ बच्चे क्या है समान, उनके अध्ययन के लिए किस रूप में किया जाता है, समान बच्चों का जो अध्ययन होता है वो किस रूप में होता है। पहला ऑप्शन है अनुदैर्ध्य के रूप में, दूसरा प्रतिनिध्यात्मकता के रूप में, तीसरा अक्षांशीय रूप में और चौथा प्रायोगिक रूप में। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो एक समान समय अवधि में समान बच्चों के अध्ययन के लिए जो किया जाता वो क्या होता है, वो है अनुदैर्ध्य, जिसको लोनिट्यूडनल के नाम से भी संबोधित किया गया। तो पहला ऑप्शन क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही होगा। प्रतिनिध्यात्मक क्रॉस के रूप में होता नहीं और अक्षांशीय का भी कोई औचित्य नहीं है और प्रायोगिक कार्य से भी इससे संबंधित नहीं है। आंसर केवल क्या है, अनुदैर्ध्य है, जिसका अर्थ क्या है, समान बच्चों के अध्ययन के रूप में जो अध्ययन किया जाता है, समान बच्चों को बिठाकर जो अध्ययन किया जाता है उसे किस रूप से संबोधित किया गया, अनुदैर्ध्य के रूप में संबोधित किया गया। तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी और सी और डी क्या हो गया गलत। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है, प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता को परिकल्पित करता है। कौन परिकल्पित करता है, यानी कि प्रयोगात्मक विधि में जो प्रयोग करता है, जो प्रयोगकर्ता होता है वो साथियों स्वतंत्र चर होता है, वो किसी के अधीन अनाश्रित चर कहलाता है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ए बिल्कुल सही है, क्योंकि बाहरी चर का योगदान नहीं है, मध्यवर्ती चर जो जोड़ने में काम आता है, आश्रित चर जो दूसरों के अधीन होता है। प्रयोगकर्ता जो होता है वो किसी के अधीन नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहा गया, अनाश्रित चर के रूप में इसको संबोधित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता परिकल्पित करता है, किसको करता है, अनाश्रित चर को क्या करता है, परिकल्पित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था जिसका आंसर क्या, ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, आप और हम दोनों मिलकर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वे चर जिसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वे चर जिसे वैज्ञानिक अन्वेषक बदलता है या हेर फेर करता है उसे कहा जाता है। कहने का मतलब ऐसा कौन सा चर है जिसे एक वैज्ञानिक उसमें चेंजेस कर सकता है, उसमें हेरा फेरी कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। क्या वो स्वतंत्र चर है, क्या वो उत्तरदायी चर है, क्या वो संयम है, क्या वो आश्रित चर है। देखो साथियों, एक वैज्ञानिक
या अन्वेषक यानी खोजकर्ता। जिस चर में हेराफेरी करता है वो काल्पनिक चर होता है। कौन सा चर होता है? और काल्पनिक चर जो होता है वो स्वतंत्र चर कहलाता है। काल्पनिक चर को क्या कहते हैं? काल्पनिक चर को ही स्वतंत्र चर कहा गया। इसमें वो क्या कर सकता है? अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकता है। तो ए आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। और उत्तरदायी चर में जो दूसरों के लिए क्या है? नेतृत्व का काम कर रहा है, तो उसमें कोई हेराफेरी नहीं हो सकती। संयम दोनों में जोड़ने का कार्य करता है। और आश्रित चर जो दूसरों के अधीन होता है, तो हो सकता है किसी के अधीन होकर वो कार्य कर रहा है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं रहता है। तो इस दृष्टि से स्वतंत्र चर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सत्य है आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रयोग विधि में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रयोग विधि में प्रयोगकर्ता के अधीन में होने वाला चर, यानी कि एक प्रयोग विधि में किसी भी प्रयोगकर्ता जो प्रयोग करता है उसके अधीन रहने वाला चर कौन सा है? क्या वो स्वतंत्र चर है? क्या वो उसके अधीन रहने वाला आश्रित चर है? क्या उसे हस्तक्षेप चर कहते हैं या प्रयोग चर कहते हैं? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। प्रयोगात्मक विधि है। कौन सी विधि है? प्रयोगात्मक विधि। उसमें प्रयोगकर्ता के अधीन में होने वाला जो चर होता है वो सदैव क्या रहता है? स्वतंत्र चर रहता है। तो ए आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही होगा। आश्रित चर होगा नहीं, हस्तक्षेप नाम कोई चर रहता नहीं और प्रयोग चर होता नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। हम जिस व्यक्ति का अध्ययन करना चाहते हैं उसी व्यक्ति से समाचार ग्रहण करने की विधि है। कहने का मतलब, हम जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं उसी से हम उसके बारे में कोई तथ्य इकट्ठा करते हैं, तो उसकी कौन सी विधि काम में ली जाती? क्या वो विधि अनुदैर्ध्य विधि है? क्या उसे हम प्रयोग विधि कहते हैं? क्या उसे हम अवलोकन विधि कहते हैं? क्या उसे हम आत्मनिरीक्षण विधि कहते हैं? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही थोड़ा सा घुमाकर पूछा हुआ है। बिल्कुल आप जिस शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है उन सभी की दृष्टि से ये क्या बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहले तो ये सोचिएगा अनुदैर्ध्य विधि क्या होती है साथियों? अनुदैर्ध्य विधि जिसके अंदर हम क्या करते हैं? मापन का काम करते हैं। किसका करते हैं? मापन का काम करते हैं। त्वरण के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, दबाव के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, वेग के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। वो काम में कहाँ लेती है? अनुदैर्ध्य विधि। तो ये होगा नहीं। दूसरा है प्रयोग विधि में करके सीखा जाता है। तो ये किसने दी? कि प्रयोगात्मक विधि दी जिस व्यक्ति ने दी उसका नाम था वुंट। ये भी आंसर होगा नहीं। अवलोकन विधि में केवल क्या है? कक्षा का अवलोकन किया जाता है, जिसको ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। तो ये भी होगा नहीं। केवल आंसर जो होगा बचा क्या? आत्मनिरीक्षण विधि। बिल्कुल साथियों, आत्मनिरीक्षण वो विधि है जिसमें व्यक्ति का अध्ययन करना चाहते हैं, उसी व्यक्ति से हम उसके बारे में क्या करते हैं? तथ्य इकट्ठे करते हैं उसके बारे में। तो वो कौन सी कहलाती है? आत्मनिरीक्षण विधि कहलाती है। तो डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है। आत्मनिरीक्षण विधि को आत्मनिष्ठ विधि के नाम से भी जानते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से समझिएगा। कक्षा की स्थिति में निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है? यानी कक्षा कक्ष के अंतर्गत कौन कौन सी विधि को काम में लेते हैं? तो सबसे पहले है मामले का अध्ययन, यानी केस स्टडी मेथड, जो कि कक्षा कक्ष के अंतर्गत नहीं काम में ली जा सकती है साथियों। तो केस स्टडी पद्धति को देने वाला व्यक्ति कौन था? केस स्टडी पद्धति का एक नाम है जीवन इतिहास पद्धति। क्या नाम है इसका? जीवन इतिहास पद्धति भी कहते हैं इसको। केस स्टडी मेथड को क्या कहते हैं? जीवन इतिहास पद्धति भी कहते हैं। इस जीवन इतिहास पद्धति को देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? टाइडमैन था। कौन था साथियों? टाइडमैन नामक व्यक्ति ने इस केस स्टडी मेथड को दिया था। आत्मनिरीक्षण पद्धति में आत्म अवलोकन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आत्म अवलोकन पद्धति भी कहते हैं। जब आप खुद का ही अवलोकन कर रहे हो तो नेचुरल है, बिल्कुल आप कक्षा कक्ष के बारे में नहीं कर रहे हो, आप केवल किसका कर रहे हो? खुद का। क्योंकि यहाँ सवाल क्या पूछ रहा? कक्षा कक्ष की स्थिति के बारे में पूछ रहा। इस दृष्टि से ये भी आंसर नहीं होगा। दोनों ऑप्शन हट चुके हैं। फिर है प्रयोगात्मक विधि, जिसमें करके यानी कि प्रयोग करके देखता है, लेकिन कक्षा कक्ष नहीं होकर लेबोरेटरी रहती है। तो इस विधि के प्रतिपादक वैसे वुंट है।
लेकिन इसका भी क्या है, ये भी आंसर नहीं है। केवल क्या है, कक्षा के अंतर्गत जिस पद्धति को हम प्रयोग करते हैं वो ऑब्जर्वेशन पद्धति कहलाती है। बीएड के दरमियान साथियों, जब आपने माइक्रो टीचिंग पढ़ी थी तो कक्षा के अपने ही विद्यार्थियों को आपने पढ़ाया होगा अधिगमकर्ता के रूप में, फिर आपने ऑब्जर्वेशन भी किया होगा। तो बिल्कुल इस दृष्टि से जो डी आंसर होगा ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो डी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि परीक्षा की दृष्टि से ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है किंडरगार्टन शब्द। इस प्रत्यय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कहने का मतलब किंडरगार्टन पद्धति किसने दी? क्या इस पद्धति को मोंटेसरी ने दिया? क्या इस पद्धति को जॉन डीवी ने दिया? क्या इस पद्धति को सेंसु ने दिया? क्या इस पद्धति को फ्रोबेल ने दिया? बिल्कुल किंडरगार्टन पद्धति देने वाला मोंटेसरी नहीं है, क्योंकि मोंटेसरी ने क्या किया, मोंटेसरी पद्धति दी थी। कौन सी दी थी? मोंटेसरी। और देने वाले कौन थी? मारिया मोंटेसरी ने दी थी। ये पद्धति किसने दी? मारिया मोंटेसरी ने दी। तो मोंटेसरी पद्धति के प्रतिपादक तो कौन हो गए? मारिया मोंटेसरी, जो कि इंद्रियों पर अथवा मैं यूँ कहूँ ज्ञानेंद्रियों के आधार पर सीखने की बात कहती है। किस पर? ज्ञानेंद्रियों के आधार पर सिखाने की क्या कहती है? बात। तो ये होगा नहीं। जॉन डीवी ने टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक को लिखा, जिसमें जॉन डीवी ने दार्शनिक पद्धतियों का क्या किया? उल्लेख किया। तो टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? जॉन डीवी। तो ये भी आंसर नहीं है। और सेंसु नामक व्यक्ति के द्वारा एक मनोवैज्ञानिक विचारक है जिसने किसी प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख नहीं किया। एक फ्रोबेल जो व्यक्ति है जिसने किंडरगार्टन शब्द दिया। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अब आप सोच रहे होंगे किंडरगार्टन, ये किंडर का अर्थ क्या होता है? किंडरगार्टन का अर्थ है साथियों, किंडर का अर्थ जो है वो है बालो उद्यान। क्या है? बालो उद्यान। इसका मतलब बालकों का बगीचा, खेल खेल में सिखाने की बात कहता है। किंडरगार्टन पद्धति जो फ्रोबेल है वो कैसे कहती है कि खेल खेल में क्या करो? खेल खेल में बच्चों को सिखाओ। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन 10वें का आंसर जो क्या है? डी आंसर बिल्कुल ही क्या है? सही है। बिल्कुल हमने 10 प्रश्नों की चर्चा की, आपने और हमने। तो न्यू कैरियर एकेडमी जो कि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी निरंतर चला रही है, तो शिक्षक भर्ती की जो भी तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो राजस्थान का हो, राजस्थान के अलावा अदर स्टेट के जितने भी मेरे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल इस प्रश्नोत्तरी को अगर आपको लाभान्वित होना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। न्यू कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर हम नए प्रश्नों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक निरंतर अध्ययन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।